गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन्होंने अभी भी सेंट जेवियर्स की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो हो वो सबसे पहले आए। ठीक है बच्चों, मेरे क्लास 9th के बच्चों, आज हम लोग कृतिका किताब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत पाठ है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इस रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और रीढ़ की हड्डी नामक पाठ है क्या? एकांकी। प्रश्न उठता है कि एकांकी क्या है? तो एकांकी कहते हैं उसको जो कहानी एक अंक में पूरी हो जाए वो एकांकी कहलाती है। बात समझ में आई ना बच्चों? अब प्रश्न उठता है कि इसके लेखक कौन है? तो रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के लेखक का नाम है श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म सन 1917 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करना इनका कार्य था। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया, मतलब बदल गया। बात समझ में आई बच्चों? फिर जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहु चर्चित भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीया, पहला राजा जो कि नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने क्या है? एकांकी संग्रह। समझ में आई बच्चों? ऐसे महान लेखक को हम लोगों ने सन 1978 को खो दिया, अर्थात इनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, आज हम लोग श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का अध्ययन कार्य करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से विदित हो चुका है कि रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, इसमें पात्र कौन कौन है? उमा जो कि लड़की है जिसको देखने लोग आ रहे हैं, रामस्वरूप लड़की का पिता है, प्रेमा लड़की की माँ है, शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता और रतन नौकर है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कमरे का दृश्य है जिसमें ये जो लड़की है खड़ी सामने चश्मा लगाए, ये उमा है। सामने बैठा हुआ वो लड़का है जिसका क्या नाम है? शंकर। और पड़ोस में छड़ी लिए बैठे हैं वो हैं गोपाल प्रसाद। और इस तरफ बैठे हैं लड़की के पिता रामस्वरूप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं इस कमरे की सजावट की तरफ। ये लोग तो देखने आए हैं, इससे पहले क्या हुआ था थोड़ा सा बताता हूं मैं कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए, जिस पे देख रहे होंगे आप लोग ये लोग बैठे हैं, वो तख्त कौन ला रहा था? रामस्वरूप ला रहे थे। तो रामस्वरूप जो थे एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा कौन पकड़े है? उनका नौकर। क्या नाम है उसका? रतन। समझ में बात आई बच्चों? तो बाबूजी, कौन बाबूजी? रामस्वरूप जी कहते हैं अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो दूर से पहुंचा था क्या? देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर बेचारा ही करके जाता है और चद्दर अद्दर ले आता है, फिर इसको बिछाता है। प्रेमा
आ जाती हैं। प्रेमा कौन? राम स्वरूप जी की पत्नी और उमा की माँ। प्रेमा आ जाती हैं, कहती हैं जल्दी से काम करिए, वो लोग आ रहे होंगे। तो राम स्वरूप थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं। तब तक नौकर से कह देते हैं कि वो हारमोनियम भी वहाँ पे रख दे, तानपुरा भी रख दे कहीं पे, जिससे कि पता तो चले लड़की को गाना बजाना भी आता है। बात समझ में आई बच्चों? तो आप सामने देख रहे होंगे हारमोनियम भी रखा हुआ है। ठीक है बच्चों। तब तक क्या हुआ कि नाश्ते की बारी आई। उन्होंने कहा नाश्ता सब तैयार है? किसने? राम स्वरूप जी ने प्रेमा से कहा। प्रेमा ने कहा सब तैयार है। तब तक क्या हुआ? राम स्वरूप जी ने कहा कि मक्खन आया? बोले मक्खन तो नहीं आया। अब क्या किया जाए? मक्खन तो आया नहीं। तो उन्होंने रतन की तरफ देखा, बड़ा घुर्राते हुए कहा, बे जा जल्दी से मक्खन ले आ, नहीं वो लोग आ जाएंगे। भाई मक्खन लेने वो निकल जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो अब हम लोग जरा सा तो कमरा तो सज गया ना, और वो मक्खन लेने भी निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के थोड़े सार पे, और इसको मैं समझाता भी जाऊंगा आपको कि बाबू राम स्वरूप और प्रेमा अपनी पढ़ी लिखी आदर्शवादी बेटी उमा के लिए वर की तलाश में परेशान है। हर पिता अपनी लड़की के लिए परेशान होता है। बात समझ में आई बच्चों? वैसे ही ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उमा जो लड़की है कुछ सामान की तरह सजा कर दिखाना पसंद नहीं है। उमा जो लड़की है वो उसको ये नहीं पसंद है कि सामान जैसे नहीं दिखाया जाता है कि लोग देखने आ रहे। क्या देखने आ रहे हैं? अरे लड़की ही तो है। तो उसको इस सामान की तरह सज धज के प्रस्तुत होना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि राम स्वरूप ने कहा था प्रेमा से कि जाओ उमा से कह देना थोड़ा पाउडर वाउडर लगा ले, थोड़ी सुंदर बन के आए, लड़के वाले आ रहे, पसंद कर लें उसको। तो उसको इस तरह से सज धज के किसी के सामने आना पसंद नहीं आता। बात समझ में आई ना बच्चों? फिर क्या हुआ? जब रतन मक्खन लेने चला जाता है तब तक कुछ आहट होती है। तो पता चलता है कि राम स्वरूप जो हैं वहाँ दरवाजे के पास जाते हैं और देखते क्या हैं कि गोपाल दास जो हैं अपने बेटे किसके साथ, गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे का क्या नाम है? शंकर। हाँ, शंकर के साथ आते हैं तो भाई उनका स्वागत किया जाता है। गोपाल प्रसाद की छड़ी जो है राम स्वरूप जी ले लेते हैं और साइड में रख देते हैं। स्वागत सत्कार होता है, पानी आनी पूछा जाता है। भाई कोई भी मेहमान आता है तो पानी आनी तो पूछा ही जाएगा। वैसे ही राम स्वरूप जी ने भी पानी आनी पूछा और कहने लगे क्या घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद जी कहते अरे भाई हमें तो आना ही था, कैसे भी आते। हाँ, वो तो तांगे वाले को भी बता दिया, वो भी जानता था, तो वो यहाँ पे छोड़ गया आके हमको, और हमें तो आना ही था, तो ढूंढ तो लेते ही घर। तो इस तरह से उन्होंने उनसे बातचीत प्रारंभ करी। बातचीत चलती रही, नाश्ता इत्यादि होता रहा। तब गोपाल प्रसाद ने भाई राम स्वरूप से कहा कि भाई अपनी लड़की को बुलाइए। और राम स्वरूप पहले ही अपनी लड़की को समझा चुके थे कि ज़्यादा बोलना मत, अब पढ़ाई के बारे में तो कतई मत बोलना। क्यों? क्योंकि जो लड़के वाले थे उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और इधर उमा तो बीए पास थी, उनको मैट्रिक पास चाहिए थी। तो पिता ने कह दिया कि बोलना कुछ मत, पढ़ाई बारे में बोलना कतई मत। तो भाई जब गोपाल प्रसाद ने कहा तो राम स्वरूप ने भाई आवाज़ लगाई कि उमा उमा। उमा सर झुकाए आती है, और जैसे ही सामने खड़ी होती है उसकी आंखों पे चश्मा देख करके गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों भौचक्के रह जाते। अरे ये तो इसके आंख में चश्मा है, इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है। तो अब पता कैसे लगाया जाए? तो क्या हुआ कि गोपाल प्रसाद ने उमा से प्रश्न करना चालू किए। उमा से उन्होंने घरेलू कामकाज के बारे में कई सवाल किए। उमा के ना बोलने पर उसके पिता उससे उत्तर देने को कहते हैं, तो बेचारी सकुचा कर उत्तर भी देती है। और तब तक गोपाल प्रसाद ने कहा ठीक है, बोल लेती है, बढ़िया है, चाल आल भी ठीक है, क्या कुछ गा लेती है?
भाई सामने हारमोनियम रखा था तो उन्होंने कहा लगता है ये गा भी लेती होगी। तो गोपाल प्रसाद ने कहा कुछ लड़की गा लेती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा गाती है। तो रामस्वरूप ने अपनी बेटी से कहा बेटी जरा एक गाना गा के तो सुना देना। तो उमा ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए गई और फिर उनको एक गीत सुनाया, वो भी उनको बड़ा पसंद आया। उमा जो थी शंकर को देख चुकी थी तो पहचान भी गई थी, बोली नहीं उस समय। ऐसे ही गोपाल प्रसाद ने कई सारे प्रश्न किए उमा से और उमा कई प्रश्नों में चुप हो जाती थी। तो फिर रामस्वरूप जब कहने लगते थे फिर बोल देती थी। तब तक गोपाल प्रसाद ने रामस्वरूप से कहा कि चलो अब मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मुद्दा क्या? वही डाउरी सिस्टम कि आप क्या दोगे। तो रामस्वरूप ने कहा क्या है भाई, अब हमारी लड़की जो है वो सामने है आपके और जो बन सकेगा अच्छे से अच्छा किया जाएगा। तो गोपाल प्रसाद जी का हाँ हाँ वो तो सब सही है सही है। फिर उन्होंने उमा से प्रश्न किया, अब की उमा ने उत्तर नहीं दिया। तो रामस्वरूप ने फिर कहा बेटी जवाब तो दो। तो उमा कहती क्या है कि वह तो सामान की तरह बेचने के लिए दिखाई जा रही है। बोले क्या भाई, सीधी सी बात उसने कह दी, दुकान में रखा हुआ जो सामान है वो नहीं बोलता है। दुकानदार और ग्राहक के बीच में बार्गेनिंग होती है। जब सौदा पक्का हो जाता है सामान ग्राहक का हो जाता है। तो मैं तो एक सामान हूं, मैं क्या बोलूं आप दोनों के बीच में। बस इस बात पर गोपाल प्रसाद और शंकर भड़क उठते हैं। तो जब भड़क उठे तो उमा भी थोड़ी सी गंभीर बनी। तब जब गंभीर बनी तब क्या करती है उमा? उमा शंकर की पोल खोल देती है। क्या पोल थी मैं बताऊं आगे आपको। पोल क्या थी कि एक दिन गर्ल्स हॉस्टल के पास में शंकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते हुए ये पकड़ लिए गए और जब पकड़ लिए गए तब वहां इनकी ढंग से कुटाई हुई। ढंग से कुटाई क्यों? बदतमीजी कर रहे होंगे। तो वो बताती है कि किस तरह शंकर की लड़कियों के हॉस्टल के करीब से भगाए गए थे और इनकी पिटाई किस तरह से हुई, वो सारी बातें बताती है। तब तक क्या होता है, गोपाल प्रसाद ताव में आकर कहते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि इनकी कमर का क्या हाल है। तब तक क्या हुआ, गोपाल प्रसाद ने तुरंत पासा पलटा। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब तो सब पोल खुल गई। जबकि रामस्वरूप ने कहा था बेटा पढ़ाई के बारे में कुछ मत बोलना। अब क्या है, कॉलेज तक पहुंच गए। तो रामस्वरूप चुप हो गए। उमा तो भड़क ही चुकी थी। उसने कहा जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप अपनी बेटी को डांटते हुए उमा गोपाल प्रसाद बड़ा ही गुस्सा में आ जाते हैं और कह देते हैं अच्छा रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेन ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, ओफो गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटा चलो। दरवाजे की ओर बढ़ देते। तब उमा क्या कहने लगी, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी, यानी बैकबोन। क्या होता है बाबू? गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। भाई करते क्या,
और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती। प्रेमा घबराहट की हालत में आती है। तब प्रेमा उमा से कहती है, उमा उमा रो रही है। ये सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। तब उसी समय रतन आ जाता है। रतन कहाँ गया था, नहीं याद रहा? अरे भाई, रतन मक्खन लेने गया था। तो अंत में वो कह देता है, क्या बाबूजी मक्खन? बात समझ में आई ना बच्चों? सब रतन की तरफ देखते हैं और इस तरह से पर्दा गिरता है। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं आया? आया ना कि उमा जैसी लड़की होना चाहिए, समाज के सामने झुकना नहीं चाहिए। हाँ, सम्मान करे। लड़कियों के अंदर शील तत्व होता है, यानी व्यवहार ही उनकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। समझे? ये नहीं कि बाह्य आवरण ही सुंदर बनाता है, नहीं, व्यक्ति को उसका आचरण, व्यक्ति को उसका व्यवहार उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। एक यूपी बोर्ड के इंटर में एक पोएम भी है, द ट्रू ब्यूटी, जिसके पोएट है आई थिंक थॉमस कैरे। उन्होंने भी कहा है कि द फिजिकल चार्म इज टेम्परेरी। जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो टेम्परेरी है, बट द स्पिरिचुअल चार्म, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। भाई, फिजिकल चार्म तो, फिजिकल ब्यूटी जो है, डे बाय डे व्हेन द टाइम पासेस, वो क्या हो जाएगी? वो डिके होती चली जाएगी। और क्या कहते हैं, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो डे बाय डे कैसी होएगी? बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने आचरण में सुंदरता लाएं, अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाएं कि दूसरा सराहे। कहा नहीं गया है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो शंकर का क्या था? कैरेक्टर लॉस्ट था। इसलिए क्या है, हर जगह उसकी बदनामी। लड़की तक देखने गया तो एक लड़की ने ही फटकार लगा दी, और सही भी तो है। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो लेकिन दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, इट इज़ नॉट गुड। बात समझ में आई बच्चों? इसलिए अपने आचरण को अच्छा बनाएं, सभ्य बनाएं, अच्छे बच्चे बने। मैं दोनों से, आप बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों से कहता हूँ, अपने आचरण को स्वच्छ बनाएं। ठीक है? इस तरह मैं आप लोगों से जरा से दो प्रश्न कर लेता हूँ कि क्या आप लोगों ने कुछ सीखा है इससे, कि मैंने इतनी देर पढ़ाया बस आप लोग सुनते ही रहे? हाँ, चलिए पूछता हूँ प्रश्न। उमा के घर में क्या तैयारियां चल रही थी? सामने ऑप्शंस लिखे हैं, नहीं दिख रहा? ये देखिए। हाँ, बिल्कुल सही। उमा के रिश्ते के लिए लड़के वाले आने वाले थे। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, कह रहे प्रेमा अपने पति पर क्यों नाराज थी? क्या उसके पति ने बेटी को पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा था, या उसके पति ने उसे सालगिरह पर साड़ी नहीं दिलवाई थी, उसके पति ने उसे अपनी बहन से बात करने को मना किया था, या उसके पति ने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा था? भाई, बेटा तो था नहीं, बेटी थी। तो पहला वाला ऑप्शन सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, पहला वाला। उसके पति ने बेटी को पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा था। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, गोपाल कैसी लड़की को बहू बनाना चाहते थे? सामने आपके लिखें। हाँ, बिल्कुल सही, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न, गोपाल व उनका बेटा क्या देखकर चौंक गए? हाँ, उमा का चश्मा देखकर चौंक गए। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है लेसन। ठीक है, नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार और सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैं लास्ट में एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, अगर जिस बच्चे ने भी यूट्यूब की, सेंट जेवियर्स के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, गुड बाय बच्चों।